हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है पार्ट थर्ड, उसके आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड पार्ट थर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी का एक सबसे फर्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 12 है। 12 से ही पार्ट थर्ड स्टार्ट होता है। जो आर्टिकल 12 है वो स्टेट की डेफिनेशन को बताता है कि स्टेट क्या होती है। अब आर्टिकल 12 को स्टार्ट करने से पहले जो ह्यूमन राइट्स है उसका कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ था, बेसिक चीज़ क्या थी। पहले जो किंग था वो जो भी इंडिविजुअल्स होते थे, जो भी स्टेट में रहते थे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? किंग की थी। बट जब किंग का जो कॉन्सेप्ट था वो एबॉलिश हो गया, उसके बाद स्टेट डेवलप हुई। स्टेट के जो पार्लियामेंट्स होती हैं या एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई, वही गवर्नमेंट जो है वो जैसे किंग काम करता था वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है उसकी होती थी। गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के अंदर जो भी फंक्शंस होते थे वो सब रेगुलेट करती है। तो स्टेट के अंदर जो भी गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखे जितने भी इंडिविजुअल्स उनकी स्टेट में रह रहे हैं उनके कोई भी बेसिक राइट्स का वायलेशन ना हो, क्योंकि कुछ बेसिक राइट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कोई भी इंडिविजुअल को ज़िंदगी जीने के लिए। जैसे कि कहा जाता है जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ह्यूमंस को ह्यूमन बींग्स होने की वजह से दिए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स जो है वो इन बेसिक राइट्स के बिना जी नहीं सकता। तो ये कुछ राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए हैं सिटीजन्स को, एंड कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो नॉन सिटीजन्स के पास भी अवेलेबल हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया एक कॉन्सेप्ट जो है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट जो है पार्ट थर्ड के अंदर। अब हम स्टेट की डेफिनेशन क्यों पढ़ते हैं? हम स्टेट की डेफिनेशन इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पता होना चाहिए अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो वो उस केस के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर किसको स्यू करना चाहिए, उस इंडिविजुअल को। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो वो स्टेट को स्यू करेगा एंड अपने जो भी राइट उसका वायलेट हुआ है उसको एनफोर्स करवाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था फर्स्ट टाइम ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट, और वो रिफ्लेक्ट होता था किस डॉक्यूमेंट में? मैग्ना कार्टा में, बिल ऑफ राइट्स में, एंड बाद में इनकॉर्पोरेट हुआ फंडामेंटल राइट्स नाम से अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दोज राइट्स विच ऑल पीपल हैव बाय द वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स होने के नाते ये सारे राइट्स उन इंडिविजुअल को दिए जाते हैं। और दोज राइट्स विदाउट विच अ ह्यूमन बींग कैन नॉट लिव, इन राइट्स के बिना एक ह्यूमन बींग जिंदा नहीं रह सकता। जो फंडामेंटल राइट है वो रेस्ट करता है किस प्रिंसिपल पर? दैट दीज राइट्स आर फंडामेंटल टू द ह्यूमंस, फंडामेंटल राइट है टू द ह्यूमंस एंड टू लिव देयर लाइफ फुल्ली। उनको अगर लाइफ अच्छे तरीके से जीनी है तो ये राइट्स जो है बहुत ज़रूरी हैं। इसी प्रिंसिपल पर बेस करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब एंशंट पीरियड पर किंग का कॉन्सेप्ट था। किंग जो था वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल को। सोसाइटी के अंदर जो भी लोग हैं उनके राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो ये किंग की जिम्मेदारी बनती है कि वो वायलेट ना हो और वो उन पर्सन को पनिश करे जो उस पर्सन के राइट्स को वायलेट कर रहा है। बट मॉडर्न टाइम्स में कोई भी ऐसा किंगशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टेट जो है वो सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल के राइट्स को। स्टेट जो है, जो भी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट होती है हम उसको भी स्टेट के नाम से ही डेजिग्नेट करते हैं एज इन जनरल। अब हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन स्टेट टू नो whom we should sue for the violation of these basic fundamental rights provided to citizens and in some cases to non-citizens under part 3rd of Indian Constitution। अब हमें स्टेट की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमें किसको स्यू करना है। अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम उस पर्सन को या उस अथॉरिटी को, उस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को स्यू कर सकें। तो हमें स्टेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि स्टेट के अंदर कौन कौन से ऐसा डिपार्टमेंट है, कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
अब जो फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं एंड इंक्लूड किए गए हैं, विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स एंड इन सम केसेस टू नॉन सिटीजन्स एज वेल। ये सिटीजन्स के पास भी हैं एंड कुछ राइट्स ऐसे हैं जो नॉन सिटीजन्स के पास भी हैं। अब ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट अब कितने रह गए हैं? करेंटली हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। उसमें से एक फंडामेंटल राइट जो है उसको हटा दिया गया है। वो कौन सा फंडामेंटल राइट है? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा दिया है फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से एंड इसको इंक्लूड कर दिया गया है अब लीगल राइट के अंदर। तो नाउ जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये क्या है? ये एक लीगल राइट है, ना कि ये फंडामेंटल राइट है। बट ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक फंडामेंटल राइट था। बट अभी सिनेरियो ये है जो चेंज हुआ है आफ्टर 1978 कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट की डेफिनेशन क्या है? आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन डिफ़ाइन की हुई है कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया और पार्लियामेंट जो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे क्या हैं? स्टेट के अंदर आते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इन्फोर्स करती है, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है कोई भी कंट्री के अंदर, कोई भी स्टेट के अंदर, तो वो दोनों विंग हैं एक स्टेट के, वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आते हैं अंडर आर्टिकल 12। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनियन की। सेकंड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं स्टेट के। हर स्टेट का जो गवर्नमेंट है और जो लेजिस्लेचर है, ऐसे ही हर यूनियन का जो गवर्नमेंट है एंड पार्लियामेंट है वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। और दोनों इंक्लूड होंगे, एग्जीक्यूटिव भी एंड लेजिस्लेचर भी। एग्जीक्यूटिव पार्ट जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव मीन्स जो इन्फोर्स करते हैं जो भी लॉ को लेजिस्लेचर बना रही है। तो अगर स्टेट लेवल पे देखें तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ को बना रहा है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर भी स्टेट है अंडर आर्टिकल 12। एंड जो एग्जीक्यूटिव है जो उस लॉ को एनफोर्स करा रही है, वो डिपार्टमेंट, वो एजेंसी, वो भी स्टेट के अंदर आएगी अंडर आर्टिकल 12। एंड अगर हम होली देखें यूनियन में, तो जो भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है एंड लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव वही जो एग्जीक्यूट करेगा, लेजिस्लेचर वही जो लेजिस्लेट कर रहा है, मतलब लॉ मेकिंग का टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो ये स्टेट कहलाएंगे अंडर आर्टिकल 12। थर्ड पॉइंट कहता है लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी में कोई भी लोकल और अदर अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगी। अब लोकल अथॉरिटी जो है वो कहाँ डिफ़ाइन किया गया है? सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1879 के अंदर। तो लोकल अथॉरिटी यहाँ पर डिफ़ाइन करी गई है। जो भी लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़, जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, लोकल अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी का कोई भी फंक्शन अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि आपको किस तरीके से काम करना है, या कुछ भी अगर उसका फंक्शन गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, कुछ भी गवर्नमेंट का डोमिनेंस है वहाँ पर, गवर्नमेंट का कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी हाथ है उसके फंक्शन में, तो वो जो अथॉरिटी है वो स्टेट कहलाएगी अंडर आर्टिकल 12। तो ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ हु आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर स्टेट अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। अब क्या क्या स्टेट के अंदर इंक्लूड होता है अंडर आर्टिकल 12? जैसे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंक्लूड होती है, पार्लियामेंट इंक्लूड होती है, पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस जो है लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों इंक्लूड होंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी इंक्लूड होगी, स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूड होंगे, म्यूनसिपैलिटीज़ इंक्लूड होंगी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जितनी भी कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल एंड लोकायुक्तास, ये सारे स्टेट कहलाते हैं अंडर आर्टिकल 12। ये सारे स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। अगर ये कोई भी कमीशन या कोई भी ये डिपार्टमेंट, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत अगर किसी भी इंडिविजुअल का राइट जो है वो वायलेट करती है तो क्या होगा?
तो वो इंडिविजुअल जो है वो कोर्ट में जाके अपना राइट इन्फोर्स करा सकता है एंड वो पर्सन को, वो डिपार्टमेंट को, वो कमिटी को, वो कमीशन को स्यू कर सकता है बिफोर द कोर्ट। अब क्या क्या व्यू हैं इंटरप्रिटेशन के, दो व्यू सामने आए हैं हमारे पास। फर्स्ट है रिस्ट्रिक्टिव व्यू। रिस्ट्रिक्टिव व्यू में हम ये देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है या सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सिर्फ वही अथॉरिटी स्टेट है अंडर आर्टिकल 12 ओनली की बात करिए यहाँ पे। अर्लियर अ रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन वॉज गिवन इन दिस टर्म। स्टेट की जो है एक रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन की जाती थी, जिसमें जो अथॉरिटीज़ एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन वुड ओनली बी कवर्ड अंडर द अदर अथॉरिटीज़, वही अदर अथॉरिटीज़ में इंक्लूड करी जाती थी जो गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। बट बाद में लिबरल इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट किया गया, जो ये कहता है इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एनी अथॉरिटी टू बी एंगेज्ड इन सॉवरेन और गवर्नमेंटल फंक्शन टू कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। वो कहता है ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अथॉरिटी को स्टेट की डेफिनेशन में आने के लिए सॉवरेन और गवर्नमेंटल फंक्शन में इंक्लूड होना है, शामिल होना है इन फंक्शन में, ये ज़रूरी नहीं है। द बॉडीज़ लाइक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, LIC, ONGC एंड IFC आर ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड अंडर आर्टिकल 12, और ये अदर अथॉरिटीज़ में आर्टिकल 12 के अंदर इंक्लूडेड हैं। ये चाहे सॉवरेन एंड गवर्नमेंटल फंक्शन में इंक्लूड हो या ना हो, वो स्टेट माने जाएंगे। तो ये एक क्राइटेरिया नहीं है स्टेट की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा ये चेक करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी आर्टिकल्स हैं अंडर पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के अंदर, उनके अंदर जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं उनके अंदर जो वर्ड स्टेट है वो यूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। जैसे देखेंगे आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15, इन सब में अगर आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो इन सब में जितने भी ये आर्टिकल्स आ रहे हैं पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के अंदर, जो है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 के अंदर, तो इनके अंदर स्टेट वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। तो जो स्टेट की डेफिनेशन है वो सिर्फ इन 2 पार्ट्स तक ही सीमित रहेगी, और किसी भी पार्ट में, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी अदर आर्टिकल्स हैं इन पार्ट्स को छोड़ के जो भी अदर पार्ट्स हैं या उनके अंदर जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर ये स्टेट की डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी। अब पार्ट 3 स्टार्ट होने से पहले ही हमें स्टेट की डेफिनेशन समझना ज़रूरी इसीलिए है कि हमें पता होना चाहिए हम किसके अगेंस्ट सूट फाइल कर रहे हैं, और जिसके अगेंस्ट हमें सूट फाइल करना है पहले उसका पता होना चाहिए कि हमारे जो राइट्स अवेलेबल हैं ये किसके अगेंस्ट अवेलेबल हैं, हम किसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। तो हम उससे पहले हमें ये वर्ड जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर आर्टिकल के अंदर स्टेट वर्ड शामिल है। तो हम फंडामेंटल राइट्स को इजीली समझ नहीं पाएंगे जब तक हम इस टर्म को नहीं समझ लेते। तो इसीलिए पार्ट 3 स्टार्ट होने से पहले ही सबसे पहला आर्टिकल 12 स्टेट को डिफ़ाइन करता है, इस वजह से ताकि हम इजीली बहुत अच्छे से समझ पाएँ अदर फंडामेंटल राइट्स को कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर वर्ड स्टेट इंक्लूड है। एंड अगर एक भी वर्ड अगर हम किसी भी आर्टिकल में नहीं समझ पाते तो उसका पूरा मीनिंग हम नहीं समझ पाएंगे, और उससे उस आर्टिकल का ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसीलिए ऑलमोस्ट इन एवरी आर्टिकल अंडर पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड स्टेट हैज़ बीन यूज्ड एंड देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द टर्म फर्स्ट बिफोर प्रोसीडिंग द फर्दर आर्टिकल्स। आगे के आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले हमें ये जो वर्ड दिया गया है उसका मीनिंग जानना ज़रूरी है, इसीलिए उसके मीनिंग को डिफ़ाइन किया गया है आर्टिकल 12 के अंदर, जो कि फर्स्ट आर्टिकल है पार्ट 3 का। अब आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डेफिनेशन गिवन अंडर आर्टिकल 12। जो आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन दी गई है उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक है, तो वो अप्लाई होता है ओनली टू पार्ट 3 एंड पार्ट 4, और कहीं भी किसी भी पार्ट में अप्लाई नहीं होता है। द डेफिनेशंस ऑफ स्टेट गिवन अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एप्लीकेबल ओनली टू पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल है। अब नेक्स्ट है, इज़ आर्टिकल 12 अ फंडामेंटल राइट और नॉट। जो आर्टिकल 12 है वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आंसर है नो। आर्टिकल 12 इटसेल्फ इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट ये हेल्प करता है हमें
जितने भी अदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको समझने में हेल्प करता है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, बट ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट नहीं है। नाउ जो जुडिशरी है वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आती है कि नहीं आती है? अंडर आर्टिकल 12 इसके अंदर आता है कि जुडिशरी कैन बी रिगार्डेड एज स्टेट। ये किस पर डिपेंड करता है? जुडिशरी को हम स्टेट मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन द जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी जो है वो दो फंक्शन परफॉर्म करती है हमारे स्टेट में, तो वो दो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो ये डिपेंड करेगा किस टाइम वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वो उस टाइम पे वो जुडिशरी क्या है, वो स्टेट के अंदर इंक्लूड होगी कि नहीं होगी। जुडिशरी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज स्टेट इफ़ इट इज़ परफॉर्मिंग अ जुडिशियल फंक्शन। अगर वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है, मतलब अगर वो किसी भी मैटर को सुन रही है, जजमेंट दे रही है, डिसीजन दे रही है, अपना फॉर्मल एडजुडिकेट कर रही है किसी भी मैटर को, तो वो होगा एक जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है जुडिशरी। इस केस के अंदर वो जो जुडिशरी है वो स्टेट नहीं मानी जाएगी अंडर आर्टिकल 12। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, अगर जुडिशरी परफॉर्म कर रही है नॉन जुडिशियल फंक्शन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे जुडिशरी के वर्क होते हैं, अगर जुडिशरी वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो इसके अंदर जुडिशरी जो है वो स्टेट के अंदर आएगी अंडर आर्टिकल 12। अब एक और इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है, आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात करता है कि लॉ मेड बाय सुप्रीम कोर्ट इज़ बाइंडिंग अपॉन ऑल द लोअर कोर्ट्स। क्या कहता है कि जितने भी लॉ बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो है हमारी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो अगर कोई भी लॉ बनाती है तो वो बाइंडिंग होगा किस पर? जितने भी लोअर कोर्ट्स होंगे विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उनके उसके अंदर जितने भी लोअर कोर्ट्स होंगे उन पर वो डिसीजन बाइंडिंग होगा, वो लॉ बाइंडिंग होगा जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, तो उसकी तो कोई भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर क्या, इस सिचुएशन के अंदर क्या है, यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है चैलेंज करने का सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। तो ये एक तरीके से अगर वायलेशन भी हो रहा है कोई फंडामेंटल राइट का उस केस के अंदर, एंड अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना डिसीजन दे दिया तो वो फाइनल माना जाएगा, क्योंकि उसकी कोई अपील नहीं हो सकती, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, फाइनल कोर्ट है, हमारी हाईएस्ट कोर्ट है। तो उस केस के अंदर ये एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है कि इस केस के अंदर अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो भी रहे हैं एंड अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी वायलेट कर दिया तो उस सिचुएशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अभी भी ओपन है टॉपिक डिबेट के लिए। बट अभी हमारे पास ओवरव्यू ये है कि अगर जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है तो वो स्टेट नहीं मानी जाती, बट जुडिशरी के ऊपर भी ये ऑब्लिगेशन है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना है, जो भी डिसीजन देने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही देने हैं, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है। तो जुडिशरी के ऊपर भी एक बाउंडेशन ये है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन देने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा मान सम्मान देना है। बट फिर भी अगर कोई लकूना रह जाता है तो यहाँ पर कोई अपील का आपके पास मौका नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा। तो ये अभी स्कोप है इसके अंदर डिबेट का।